बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ हैदर अली आतिश के एक शेर से करूँगा। मैं पहले उनका आपको असल शेर सुनाऊँगा और फिर हैदर अली आतिश साहब से माजरत के साथ मैं इसमें थोड़ी सी तरमीम करने की जसारत करूँगा। असल शेर है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फ़कत एक कतरा खूना निकला। जी हाँ, ये शेर असल है, लेकिन थोड़ी सी तरमीम, एक दफ़ा दोबारा माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा माजरत के साथ। बहुत शोर सुनते थे उज़ैर बलोच की JIT का, बहुत शोर सुनते थे उज़ैर बलोच की JIT का, जो पब्लिश हुई तो कोई मासूम मुजरिम ना निकला। जी हाँ, जो पब्लिश हुई तो कोई मासूम मुजरिम ना निकला। 1977 में बाबा लाडला के घर, मैं ज़रा थोड़ा सा गलत कह गया हूँ। 1977 में फैज़ बलोच उर्फ फैज़ू मामा के घर पैदा होने वाला बच्चा, जिसका नाम उन्होंने पता नहीं क्या रखा होगा और क्या सोच के रखा होगा, लेकिन वही नाम बाद में उज़ैर बलोच के नाम से मशहूर हुआ। उज़ैर बलोच जो एक दहशत की अलामत बन गया, जो एक खौफ की अलामत बन गया। और अगर ये कहा जाए कि शायद लियारी के लोग अपने बच्चों को डराते होंगे कि देख तू मान जा वरना मैं तेरी उज़ैर बलोच से शिकायत कर दूंगी या कर दूंगा, तो मेरा ख्याल है बच्चे भी सहम जाते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उज़ैर जान बलोच की। उज़ैर बलोच के बारे में जो कुछ JIT में लिखा गया है, जो कुछ उस JIT की बात कर रहा हूँ जो कि हुकूमत सिंध के ईमा से पब्लिश की गई है, क्योंकि इस JIT पे भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरकज़ी वज़ीर अली ज़ैदी साहब आज एक तवील कॉन्फ्रेंस में बार बार इस चीज़ का इसरार करते रहे कि ये JIT की रिपोर्ट जाली है, ये JIT की रिपोर्ट वो रिपोर्ट नहीं है जिसकी असल कापी, जिसकी नकल, असल JIT की नकल मेरे पास मौजूद है। जी हाँ, ये अली ज़ैदी साहब का बयान है। और कुछ इसी तरह का बयान लियारी के साबका MNA, एक भले मानस शख्स नबील कबोल साहब का भी है। भले मानस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो TV पे बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं अपने नज़रियात का, और बहुत हंसमुख रहते हैं। लिहाजा हंसमुख तो उज़ैर बलोच भी TV प्रोग्रामों में बहुत रहता है। हंसमुख तो उज़ैर बलोच को अगर देखें तो ये लगेगा नहीं कि ये लियारी में दहशत की अलामत था, गुंडागर्दी की अलामत था और एक खौफ की अलामत था। बहरहाल मैं नबील कबोल साहब की तरफ आ जाता हूँ। तो नबील कबोल साहब ने इस रिपोर्ट को इडियाटिक रिपोर्ट कहा है। उनका ये रिपोर्ट एक इडियट रिपोर्ट है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों कह रहे हैं, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी उस वक्त तक ये लग रहा था कि जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, कराची जो है वो लाड़काना के पास चला जाएगा और लाड़काना कराची के सिंध में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन दरअसल ये कहा जाता है कि अगर ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती तो शायद मैं ये कह देता कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी अपना परचून बेचने के लिए, अपना चूरन बेचने के लिए, लेकिन ये चूरन बेचने की मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी। इसमें जिन लोगों के नाम आने चाहिए थे
जिन लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि वो उज़ैर बलोच की पुष्ट पर हैं, जिन लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि उज़ैर बलोच उनसे बग़ैर पूछे कुछ भी नहीं कर सकता था, उनमें से किसी का नाम भी नहीं आया। इसमें उस किसी शख्स का नाम नहीं आया जिन्होंने उज़ैर बलोच की पुष्ट पनाही की। मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं आया, फरियाल तालपुर का नाम नहीं आया, उसके बाद शर्जील मेमन का नाम नहीं आया, अब्दुल कादिर पटेल का नाम नहीं आया, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम नहीं आया, अवैस टप्पी का नाम नहीं आया, और ऐसे ही और बहुत से नाम हैं जो कि इस रिपोर्ट में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, जिनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि जाहिर है खौफ की अलामत उज़ैर बलोच ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस इनमें से किसी का नाम भी नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये लोग इसमें शामिल नहीं थे तो इस रिपोर्ट की अशात में इतने मसले क्यों थे? ये रिपोर्ट शाये करने से पहले अली ज़ैदी को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? ये रिपोर्ट शाये करवाने के लिए अली ज़ैदी ने कानून का सहारा क्यों लिया? और ये रिपोर्ट शाये ना करने के लिए हुकूमत सिंध क्यों लैतोलाल कर रही थी? हुकूमत सिंध इस कदर लैतोलाल कर रही थी कि पहले उसके 2 अरकान जो कि इस रिपोर्ट में सूबाई नुमाइंदगी कर रहे थे, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएसपी स्पेशल ब्रांच और एसएसपी ऑपरेशंस सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि सूबाई महकमे हैं। और वो 2 अशखास, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, नाम ले सकता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है नाम लेना बेमायने है। तो वो 2 लोग उनके सूबाई नुमाइंदगी कर रहे थे, सूबा सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे, जबकि बाकी अशखास, जी हाँ, मैं आपको बाकी अशखास बता देता हूँ। एक तो डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, ये मरकज से थे, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक नुमाइंदा आईएसआई का था, एक नुमाइंदा एमआई का था, और एक नुमाइंदा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का था। ये 4 नुमाइंदे वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे। जी हाँ, मैं वफाक हुकूमत की नहीं बात कर रहा, मैं वफाक की नुमाइंदगी कह रहा हूँ कि ये 4 इदारे वफाक के ज़ेरे निगरानी काम करते थे। अब जब रिपोर्ट शाये नहीं हो रही थी तो सब लोग इस बात पे इसरार कर रहे थे कि रिपोर्ट क्यों नहीं शाये हो रही। तो इसकी वजह ये बताई गई कि जो सिंध हुकूमत के 2 नुमाइंदे थे उन्होंने रिपोर्ट पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि वो इस रिपोर्ट पे दस्तखत क्यों नहीं कर रहे। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि वो इस रिपोर्ट पे दस्तखत करने से क्यों लैतोलाल कर रहे हैं। क्योंकि वो दस्तखत नहीं कर रहे थे, लिहाजा रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रही थी, रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही थी। लेकिन जब उन्होंने दस्तखत कर दिया, अब मेरा सवाल ये है कि जब उन 2 ने दस्तखत किए तो आज, जी हाँ, मैं आज कह रहा हूँ, अली ज़ैदी साहब ने कुछ ऐसे सफ़ात मीडिया में सर्कुलेट किए, पीआईडी में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, शिबली फराज साहब के साथ बैठते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ अल्फाज, कुछ पेजेस दिखाए और ये कहा कि ये वो पेजेस है जो कि असल रिपोर्ट के, जो कि तब्दील किए गए हैं इस पब्लिश होने वाली जाली रिपोर्ट में। मेरा सवाल ये है कि अगर वो 2 आदमी इतने मजबूत थे तो क्या
बाकी 4 आदमी जो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे वो इतने कमज़ोर थे कि वो लोग उन 2 आदमियों के सामने घुटने टेक गए और उन्होंने उस रिपोर्ट पे दस्तखत कर दिए जिस पे कि तब्दीली की गई। जी हाँ, जिसमें कि तब्दीली की गई। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त वफाक के इदारे DGISPR और DGISI के नुमाइंदे का ये फ़र्ज़ बनता है, ये 2 इदारे बड़े हैं, या मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सामने आए और वो बताएं कि उन्होंने जिस रिपोर्ट पे दस्तखत की है वाकई ये असल रिपोर्ट है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, इसमें से किसी का नाम नहीं निकाला गया, इसमें से किसी का नाम दबाव की वजह से नहीं निकाला गया। अगर ये बात है तो फिर ये इतना ड्रामा क्यों किया गया था उज़ैर बलोच के बारे में? अगर ये सारी बात है तो फिर एक शख्स जो 198 कत्ल मान लेता है, एक शख्स जिसे लाने के लिए पाकिस्तान के इदारे बैरून मुल्क जाते हैं, एक शख्स जिसे लाने के लिए पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां सरगर्म होती हैं, क्या वो शख्स इतना मासूम था? और अगर वो शख्स इतना मासूम था तो उसे लाने के लिए इतने इदारे क्यों सरगर्म अमल थे? एक दूसरी बात यह है कि इस शख्स के असासे जो बताए जा रहे हैं, जी हाँ, मैं थोड़े चंद चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर उज़ैर बलोच की रिपोर्ट जो कि मैं पिछले 24 घंटे से बार बार पढ़ रहा हूँ, 36 सफ़ी हैं, इतना तो मेरा ख्याल है मैंने अपना कभी कोर्स नहीं पढ़ा होगा शौक़ से जितनी कि मैं उज़ैर बलोच की रिपोर्ट शौक़ से पढ़ रहा था। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उज़ैर बलोच कुछ भी नहीं था तो फिर ये तमाम इदारे इतने सरगर्म अमल क्यों थे? क्यों उज़ैर बलोच के पीछे पड़े थे? क्यों रज़िया गुंडों में घिरी हुई थी? माज़रत के साथ अब मैं यही कह सकता हूँ, अगर उज़ैर बलोच के पीछे पड़े हुए थे तो बाकी मासूम क्यों खामोश थे? बहरहाल उज़ैर बलोच के बारे में मैंने देखा, उज़ैर बलोच ने कौन सा जुर्म नहीं किया। इसने भत्ते भी लिए, इसने लोग अगवा करके कत्ल भी किए, इसने सरकारी अहलकार भी मारे। मेरा सवाल वफाकी इदारों से, वफाकी हुकूमत से और मिलिट्री वालों से, DGISPR और DGISI से है कि रेंजर्स के वो 2 अहलकार जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, जिन्हें पकड़ के मारा गया, जिन्हें हलाक कर दिया गया, उनका क्या कसूर था? क्या उनका कसूर ये था कि दे डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी? उनका कसूर ये नहीं था कि उन्हें इस तरह मार दिया जाता, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। या वो पुलिस वाले जो पुलिस वैगन में मारे गए, जो पुलिस के मोबाइल में मारे गए, उनका कसूर क्या था? लेकिन इसके साथ ही मेरा सवाल वफाकी इदारों से भी और सूबाई इदारों से भी ये है कि उन पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई जो कि उज़ैर बलोच के पेरोल पर थे। जी हाँ, वो 8 पुलिस वाले जिनका ट्रांसफ़र लियारी में उज़ैर बलोच के रिकमेंडेशन पे हुआ, वो SSP, अगर मेरे पास नाम है इकबाल भट्टी जी, वो SSP इकबाल भट्टी जिसे कि TPO लियारी लगाया गया, वो क्यों लगाया गया? क्या ये लोग अब भी मौजूद हैं या इन लोगों को निकाल दिया गया है? क्या इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या ये अब भी दंदनाते फिर रहे हैं? क्या ये अब भी लोगों को मार रहे हैं? क्या ये अब भी किसी के पेरोल पे हैं? मेरा सवाल वफाकी इदारों से भी है, मेरा सवाल मिलिट्री से भी है, मेरा सवाल
सिंध गवर्नमेंट से भी है। मेरा सवाल हर उस शख्स से है जो कि उज़ैर बलोच की पुष्टपनाही कर रहा था या पुष्टपनाही नहीं कर रहा था। मेरा सवाल उन मजलूमों के लिए भी है, उन राहगीरों के लिए भी है जो कि गैंगवार के दरमियान सड़क पे मार दिए गए। मेरा सवाल उनके लिए भी है कि उनका क्या कसूर था। सिर्फ कसूर ये था कि वो उस इलाके में पैदा हुए थे, कसूर ये था कि वो वहाँ चलते थे, या कसूर ये था कि वो लोग वहाँ के रिहायशी थे। सवाल इसके बाद इतने ज़्यादा हैं कि उज़ैर बलोच जब मुल्क से भागा तो उसके बाद भी उसके लिए करोड़ों रुपए भत्ता वसूल किया जाता रहा, और वो भत्ता एक मनी एक्सचेंजर के ज़रिए, मनी एक्सचेंजर का नाम मैंने लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ जी, सरबाज ट्रैवल, नईम बलोच सरबाज ट्रैवल एजेंसी का मनी एक्सचेंजर था, जो कि उस भत्ते की रकम को हुंडी के तौर पे बाहर भेजता था। सवाल ये नहीं है कि वो बाहर क्यों भेजता था। बहुत पाकिस्तान में हुंडी के कारोबारों में बहुत सी लांचें भी पकड़ी गई हैं जिसमें अरबों रुपए पकड़े गए हैं, लेकिन उन लांचों का भी कुछ नहीं हुआ, उज़ैर बलोच का भी कुछ नहीं हुआ। सवाल यहाँ मैं कितने सवाल करूं? 36 सफ़े की रिपोर्ट है। अगर मैं 36 सफ़ों पे डिस्कस करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि 76 सवाल या 72 सवाल या इससे ज़्यादा सवाल बन जाएंगे जो कि इस उज़ैर बलोच की JIT के बारे में है। लेकिन माज़रत के साथ उज़ैर बलोच की जो JIT बनी है, उस JIT के लिए जितना शोर मचाया जा रहा था, अली ज़ैदी साहब जो भागे फिर रहे थे, मुझे बताएं इस JIT रिपोर्ट ने अपना जो कि सामने आई है, मैं अली ज़ैदी साहब के पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अली ज़ैदी साहब में हिम्मत है या अगर हुकूमत में है तो असल JIT उन 2 दस्तखतों के बगैर भी सामने लाए कि ये वो JIT थी जो पहले बनी थी और ये वो JIT है जो कि सिंध हुकूमत के दबाव की वजह से तब्दील की गई। अगर JIT बनाने में ISI, MI और बाकी फौजी इदारे भी शामिल हों और उसके बाद भी उसे मसलियत के तहत तब्दील कर दिया जाए तो फिर मातम के सिवा कुछ नहीं रहता। फिर हम मातम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मेरा इस वक्त इमरान खान से ये सवाल है कि इमरान खान, क्या तुम इस पे एक्शन लोगे? मेरा इस वक्त जनरल बाजवा साहब से ये सवाल है कि जनरल बाजवा साहब बीइंग आर्मी चीफ, क्या आप इस पे एक्शन लेंगे कि ये रिपोर्ट में रद्दोबदल क्यों हुआ? मेरा ISI चीफ से ये सवाल है कि क्या आप इस बात की वजाहत करेंगे कि इस रिपोर्ट में तब्दीली हुई या नहीं हुई? मेरा हर उस शख्स से सवाल है जो कि इस तब्दीली की, अगर अली ज़ैदी साहब की बात को सही मान लिया जाए कि इसमें तब्दीली हुई है, तो क्या वो इस चीज़ का जवाब देंगे कि ये तब्दीली किन सियासी मफादात की वजह से हुई, कौन सी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी दिक्कत थी असल रिपोर्ट सामने लाने में? मेरा सवाल साबका आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब से भी है, क्योंकि ऑपरेशन आपके वक्त में शुरू हुआ था राहिल शरीफ साहब, कि आपने एक आर्जी अमन तो कायम कर दिया, लेकिन आपने उसके लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, उसके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। आप सऊदी अरब में जाके तो बैठ गए, लेकिन क्या आप ये जवाब भी देंगे कि आपने
इसके किरदारों को कैफे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया। एक मेरा सवाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी है कि जस्टिस साहब, आगा इफ्तिखारुद्दीन जो हैं, आप उनके खिलाफ सो मोटो लिया आपने, दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हुई, लेकिन ये जो खुलम खुला दहशतगर्दी थी, ये एक खुलम खुला जग्गागिरी थी, ये एक खुलम खुला जुल्म की दास्तान थी। ये जो उज़ैर बिलोच था, ये अकेला नहीं था, इसके पीछे भी कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं। क्या बहैसियत चीफ जस्टिस आप इस बात का नोटिस लेंगे? क्या आप ये बताएंगे कि ये रिपोर्ट सही पब्लिश नहीं हुई, तो क्या आप इसका नोटिस लेते हुए इस अमर का तयन कर सकेंगे कि इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि ये रिपोर्ट जो हुकूमत ने शाये की है वो सही है, या रिपोर्ट के वो मंदरजात सही हैं जो कि अली जैदी टीवी पर लहरा रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अवाम जिसे कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जाता है, अवाम जो कि हमेशा पिसती है, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें। उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैं चीफ जस्टिस साहब आपको ही नहीं, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको भी ज़िम्मेदार कहूँगा कि आप भी इसके ज़िम्मेदार होंगे कि आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है। मैं आर्मी को भी कहूँगा कि ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आपके जिन ऑफिसर्स ने दस्तखत किए हैं, आपके जिन वफाकी इदारे के ऑफिसर्स ने दस्तखत किए हैं, उनसे ये पूछा जाए कि रिपोर्ट कौन सी सही है, वरना JIT पे लोगों का एतबार उठ जाएगा, वरना ऐसी किसी भी तहकीकात पे लोगों का एतबार उठ जाएगा और लोग फिर शेर आया की मानंद किसी बात को भी सच नहीं समझेंगे। मेरी हर उस शख्स से दरख्वास्त है कि खुदारा अवाम को हक़ाइक़ दें। अवाम जो खौफ में है, अवाम जो ऐसे दहशतगर्दों के निशाने पे रहती है, ऐसे दहशतगर्द जो मुल्क से बाहर इस वक्त भी बैठे हैं, खुदा के वास्ते अवाम को उनसे निजात दिलाएं। बहरहाल मैं बाकी रिपोर्ट भी पढ़ूंगा। बाकी रिपोर्ट से मुराद है बल्दिया टाउन की, वो भी कोई पारसाओं की रिपोर्ट नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी करूंगा। लेकिन मेरा सवाल, मेरी दरख्वास्त एक दफ़ा फिर वफाकी इदारों से है कि सूबाई हुकूमत तो सियासी मफादात की वजह से रिपोर्ट के कुछ हिस्से मख्फी रख रही है। मरकज़ की क्या मजबूरी है, वफाकी इदारों की क्या मजबूरी है कि वो सामने आके ये नहीं कह रहे कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, या उनके सामने क्या मजबूरी थी कि उन्होंने एक जाली रिपोर्ट पे या एक अमेंडेड रिपोर्ट पे सिग्नेचर किए। क्या उन्होंने सिग्नेचर किए या नहीं? आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें अवाम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा किसी इदारे पे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मेरा ये हक़ तो बनता है कि मैं ये देखूं, मैं ये पूछूं कि हमें जो बताया जा रहा है वो सच बताया जा रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं बताया जा रहा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।